नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात होगी सख्ती का असर। खबर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। परिवहन विभाग ने इसी माह चलाए गए अभियान के तहत स्कूली वाहनों की जांच पड़ताल की थी। बताया जा रहा है कि विभागीय जांच अभियान में विभिन्न स्कूलों द्वारा संचालित 46 स्कूली बसें मानकों में खरी नहीं उतर सकी। इनमें से किसी वाहन की फिटनेस नहीं तो कोई गाड़ी बिना परमिट के ही फर्राटा भर रही थी। इसके अलावा गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों का भी अभाव है। विभाग मनमानी से बाज न आने वाले स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कमर कस चुका है। इसके लिए स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आगे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो बिना मानकों के सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे 46 अनफिट वाहन, जिन पर कार्रवाई की गई है। लापरवाह स्कूल प्रबंधकों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। कार्रवाई के दायरे में उनको लाया जा रहा है। आगे दोषियों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री की सख्ती का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। नोएडा में जमीन पर अब सीएम की सख्ती का असर देखने को मिला है। सड़कों पर फर्राटा भर रहे 46 अनफिट स्कूल वाहनों को कार्रवाई की गई है। इन वाहनों पर लापरवाह स्कूल प्रबंधकों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। आगे दोषियों पर भी दर्ज किए जाएंगे आपराधिक मुकदमे। तो जमीन पर दिख रहा सीएम की सख्ती का असर। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। अशोक, मुख्यमंत्री की सख्ती का असर अब नोएडा में दिखने को मिल रहा है। लापरवाह स्कूल प्रबंधकों को नोटिस भेजा जा रहा है। जो वाहन है, नियमों के विपरीत जो वाहन चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? मतलब बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नोएडा की 46 बसें हैं जो अनफिट पाई गई है। मैं आपको बता दूं, पिछले जून के महीने में जो है यातायात महीना चलाया गया था, जिसमें बस मालिकों को जो है नोटिस दी गई थी कि जिनकी बसें जो है वो अनफिट है, जो स्कूलों में चल रही, खास करके आए दिन घटनाएं सामने आती है कि स्कूल को बच्चों ले जाने वाली बसों में जो है दिक्कत की वजह से कई बार बच्चे परेशान होते हैं, कई बार दुर्घटनाएं होती है। इसको लेकर के ये अभियान चलाया गया था। तो जून के महीना बीत जाने के बाद भी 46 बसें हैं जो अनफिट है, अभी तक जिनका जो है फिटनेस नहीं कराया गया है, जिसको लेकर के यातायात विभाग ने जो है सख्ती बरती है। और इन लोगों जो 46 बस के मालिक हैं, इनको ये नोटिस भेजा गया दोबारा से कि अगर ये अपनी बसों का फिटनेस नहीं कराते हैं और वो स्कूल में चलाते हैं, तो स्कूल के जो प्रबंधक हैं या स्कूल जो बस संचालक हैं, इन दोनों के खिलाफ इस बार जो है नोएडा यातायात विभाग कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर के ये नोटिस जारी की गई है। और स्कूल मालिक और स्कूल प्रबंधकों को भी ये नोटिस भेजी गई है इस बार। मनोज, हाँ बिल्कुल। अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा में जमीन पर सीएम की सख्ती का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और सड़कों पर फर्राटा भरे 46 अनफिट स्कूल वाहनों पर कार्रवाई की गई है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी है। लापरवाह स्कूल प्रबंधकों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं और आगे लापरवाह स्कूल प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। और अब हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। अब दूसरी पारी, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। भाजपा का कहना है कि जिस तरह से पहले चरण में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में जमकर मतदाताओं ने मतदान किया है, ऐसे में 28 जुलाई को भी मतदाता भारी संख्या में मतदान करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और एक बार फिर 28 जुलाई को भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जनता मतदान करेगी। भाजपा पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराएगी। देखिए, पहले चरण का मतदान कल हुआ है। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए हमारी संगठन के लोग सभी प्रत्याशी के साथ जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी फिर से पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, देहरा आपको बता दें, पहले चरण में मतदाताओं ने जिस तरीके से मतदान किया, अब दूसरे चरण में भी उसी तरीके की मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मनोज, अब तक की अगर हम बात करें तो पहले चरण में अच्छा जो रुझान है मतदाताओं का वो साफ तौर पर देखने को मिला है। 68% जो है वो मतदान अभी तक हुआ है और दूसरे चरण की जो तैयारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कर ली गई है। और ये चुनाव जो है 28 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मतदान जो है वो मतदान केंद्रों में भीड़ जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसी उम्मीद जो है आयोग ने लगाई है। क्योंकि अभी तक का आंकड़ा ये देखा गया है कि जो आयोग की जानकारी के अनुसार कि इस बार का जो मतदान होगा वो 70% से ज्यादा होगा। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि 68% पहले चरण में मतदान हुआ है और इसके बाद जो दूसरे चरण की तैयारी है उसको लेकर के भी बड़ी तैयारियों के साथ साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि मतदाता इस बार ज्यादा जो है रुझान जो है वो खासतौर से मतदान करने के लिए लगाएंगे। तो आप इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले ये 28 तारीख को जो मतदान दूसरे चरण का उत्तराखंड में होना है पंचायत चुनाव को लेकर के खासतौर से, उसमें एक जो है मतदाता जो है या अभी की जो मतदान है उसका वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है मनोज, क्योंकि 27 जुलाई को जो है इस पूरे 2 चरणों में हुए जो मतदान है उसका पूरा जो विवरण है, यानी कि इसकी जो जीत और हार का जो फैसला है वो 26 तारीख को भी साफ क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता है प्रत्याशी और कौन हारा है मनोज। निश्चित रूप से अब राजेश जी, जिस तरीके से मौसम भी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बाधा बनता नजर आ रहा है, पहले जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपरीत मौसम चल रहा है, बारिश लगातार भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में मतदान प्रतिशत पर फर्क पड़ेगा, लोग घरों से नहीं निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, उसको देखते हुए अब दूसरे चरण में भी अधिकारी भी आश्वस्त हैं और जो पार्टियां हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो भी आश्वस्त हैं कि लोग घरों से निकलेंगे और बढ़ चढ़कर दूसरे चरण में मतदान करेंगे। और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनोज, क्योंकि जिस तरीके से मौसम जो है अभी परसों यानी कि 24 जुलाई को मतदान के दिन रहा, कई जगह पर जो झमाझम बारिश जो है वो खासतौर से देखने को मिली। इसके बाद लेकिन मतदाताओं में जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह जो है वो नजर आया है और यही वजह है कि 68% मतदान होना, यानी कि बम्पर वोटिंग होना कहा जा सकता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के जो है से पंचायत चुनाव है तो ग्रामीण इलाके हैं तमाम, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अगर 28 तारीख को भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो रुझान है मतदाताओं का वो मुझे लगता है कि वो भरपूर देखने को मिलेगा। और फिलहाल ऐसी कोई ऐसी नहीं देखने को मिलेगी कि मतदान जो है वो बारिश की वजह से कम हो, क्योंकि आयोग ने भी इस बात को लेकर के तैयारी की है, बारिश के मौसम को लेकर के। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त करने का काम जो है वो किया है। और यही वजह है कि पहले चरण के मतदान में अगर भारी इतना मत पड़ता है तो दूसरे चरण में संभवतः यही जताई जा रही है कि इस बार का जो 28 तारीख को जो मतदान होगा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और एक उत्तराखंड की जो छोटी सरकार कहे जाने वाली प्रदेश के पंचायत चुनाव है उसमें अपने जो प्रत्याशी है उसको चुन करके लाएंगे। अपने विकास, अपने क्षेत्र में जो है जो उनके काम है, जो उनके वादे जनता के साथ किए गए हैं उसको पूरा करने में निश्चित रूप से राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पहले चरण में मतदाताओं ने जमकर मतदान किया और दूसरे चरण में भी अब जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलेंगे और बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। मौसम का फिलहाल मतदान पर खास असर नहीं पड़ेगा। और अब हम बात करेंगे सीलन से सिसकती जिंदगी। आगरा के पिनाहट से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां प्राथमिक विद्यालय के गिरते गेट की चपेट में आने से एक 10 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना ग्राम पंचायत बलाई के उपगांव पोखर गगन की है, जहां बच्ची चांदनी, जो कक्षा 5 की छात्रा थी, अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान अचानक स्कूल का जर्जर गेट पिलर सहित
गिर पड़ा और चांदनी उसके नीचे दब गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत गेट हटाकर बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चांदनी अपने माता पिता की दुलारी बेटी थी और हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे से गाँव में भी मातम पसरा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी उमेश गौतम का कहना है कि बारिश के कारण गेट की दीवार नीलन थी और बच्ची के गेट पर चढ़ने से यह हादसा हुआ। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग इस लापरवाही की जिम्मेदारी लेगा और कब तक मासूमों की जान इस तरह की अनदेखी की भेंट चढ़ती रहेगी। तो 10 साल की चांदनी की दबकर मौत हुई है। स्कूल का गेट जो भरभरा कर सीलन की वजह से गिर गया। खेलते ही खेलते 10 साल की मासूम जिंदगी से हार गई। जर्जर गेट ने निगली एक और मासूम की जान। तो गांव में मातम है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, लापरवाही कहें या इसको हादसा कहें, शिक्षा विभाग अब सवालों के घेरे में है। सीलन भरी दीवार की वजह से एक 10 साल की मासूम की जिंदगी छीन ली, गेट गिरा और एक मासूम का बचपन उजड़ गया। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए मनोज, आज पिनाहट के पोखर गगन में जो हादसा हुआ है, ये जो जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही का ये खामियाजा है, क्योंकि जिम्मेदार अपनी नींद में सो रहे थे और जनता मर रही थी। उसी हादसे के चलते एक 10 साल की मासूम ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि जिस स्कूल में ये हादसा हुआ, जो प्राथमिक विद्यालय था, 1 साल पहले इस स्कूल को जर्जर भवन के नाम से घोषित कर दिया गया। जिम्मेदार ग्राम प्रधान भी है, पीएसए जिला शिक्षा अधिकारी, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो, और जिले का प्रशासन, जो प्रशासनिक अमला है, जो इस स्कूल की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी देता है, जो उसके जिम्मेदार अफसर हैं, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि। क्योंकि अगर जर्जर भवन था तो उसमें स्कूल की क्लास कैसे लग रही थी? ये गनीमत थी कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। एक या 2 टीचर यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिनकी तैनाती थी। बारिश के चलते वो टीचर नहीं आए थे, इसलिए स्कूल नहीं खुला था। ये बच्ची, क्योंकि गांव में ये स्कूल है, इस स्कूल के पास ये अकेली बच्ची चांदनी नहीं थी, जो मृतक चांदनी है, और उसके साथ 3 सहेलियां उसकी और खेल रही थी। गेट के पास, अचानक गेट के पास खेलते समय वो गेट पिलर के गिरा, यानी कि पिलर के साथ वो गेट गिरा और उसमें वो बच्ची दब गई। तकरीबन 10 से 15 मिनट की मेहनत के बाद उस गेट को हटाया गया, लेकिन तब तक वो बच्ची अपना दम तोड़ चुकी थी। मनोज, सवाल पूरी घटना पर यहाँ ये है कि जब अगर जर्जर भवन था तो वहाँ जो ग्राम प्रधान है उसकी क्या जिम्मेदारी थी, या जो स्थानीय विधायक है उसकी क्या जिम्मेदारी थी, और जो बेसिक शिक्षा का अधिकारी यानी कि बीएसए जो है, उसके बीएसए और एपीएसए, उनके अंदर में ये चीज आती है। जर्जर भवन होने के बावजूद भी इसको ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया, स्कूल की क्लास चलाते रहे। अगर ये स्कूल ना होता, मान लीजिए बारिश के कारण स्कूल नहीं खुला, अगर ये हादसा स्कूल में बच्चों को चलते हुए होता तो कितनी जाने जाती। लेकिन मैंने लगातार मनोज पहले भी कहा कि लाशों के ढेर पर ये जागता है प्रशासन। अब जो कार्रवाई की बात की जाएगी वो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन 2-4 दिन के बाद दोबारा से ये अधिकारी अपनी नींद में सो जाएंगे और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, और जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान मनोज नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से अजेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन बड़ी घटना के बाद ही जागता है। बड़े सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि क्या इस स्कूल प्रशासन या शिक्षा विभाग अब इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदारी लेगा? कब तक ऐसे ही मासूमों की जान जो है जाती रहेगी और ये मासूम अनदेखी की भेंट कब तक चढ़ते रहेंगे? ये बड़े सवाल हैं। 10 साल की चांदनी की दर्दनाक मौत हो गई। और अब बात करेंगे सत्ता बनाम सिस्टम की। कानपुर से खबर है, जहां महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर देहात के थाने में गुरुवार को 6 घंटे धरना दिया। मंत्री दोपहर 3 बजे अकबरपुर कोतवाली थाना पहुंची। इंस्पेक्टर सतीश सिंह के खिलाफ धरने पर वो बैठ गई। उनके कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे और ये देख पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। सीओ प्रिया सिंह ने मंत्री को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह एसपी को बुलाने पर अड़ी रही। एसपी अरविंद मिश्रा और डीएम आलोक सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों अफसरों ने मंत्री को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह इंस्पेक्टर को तुरंत हटाए जाने की बात पर अड़ी रही। रात 10 बजे मंत्री ने धरना खत्म किया। दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रतिभा शुक्ला ने धरने को समाप्त कर दिया। मंत्री ने बताया कि आश्वासन मिला है कि जांच कर इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ
फर्जी मुकदमा भी समाप्त किए जाएंगे। मंत्री ने कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा, ये समाजवादी सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मंत्री साहिबा की अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो फिर आम जनता, आम आदमी की कैसे सुनेंगे। इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। आखिर मंत्री महोदया के दखल के बाद हो सकता है ये फर्जी मुकदमा अब भले ही हट जाए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से आम आदमी के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है, फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं। मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज हुए एक क्रॉस FIR के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी संदर्भ में वो थाना अकबरपुर आई थी, जिस पर हम और DM दोनों लोग मौके पर आए और उनको बैठा करके उनसे पूरी विस्तृत वार्ता की गई और उन्हें पूरा उचित आश्वासन दिया गया कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात पर वो पूर्णतः संतुष्ट थी। इसके बाद उनके पति श्री अनिल शुक्ला वारसी जी यहाँ आए और संयुक्त रूप से उन्होंने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके वो लोग चले गए। यहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। ब्रश क्या कारण, क्या समस्या, क्या झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और समय टेम्पर लूज रहता है और व्यवस्था बचाने का काम करता है। कोई काम ढंग से करना नहीं, सबको कार्यकर्ता को भगाना है। कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा लिखेगा। क्या मुकदमा लिखा गया, मामला क्या था? हमें क्या मालूम क्या लिखा गया। झूठा मुकदमा लिखेगा तो कौन नहीं बैठेगा। झूठा किसी भी कार्यकर्ता के लिए झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो वैसे बैठे रहेंगे। मेरी कोई मर्ज नहीं है। हम इंस्पेक्टर हटेगा तभी आ सकेंगे। सरकार आपकी, आपने सरकार अभी तो आप SP से कह दिया, आप अपना कागज है आपके पास, कलम है, आप थोड़ा हटाइए, बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो। दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। आकाश रावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मंत्री अकबरपुर थाने में धरने पर बैठ जाती हैं और साफ तौर पर उन्होंने इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया कि उनके साथ बदतमीजी की गई है, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिर किस पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, अब अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर जो मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया था। SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे लिखे गए थे। इसको लेकर मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ल वारसी धरने पर बैठे थे और फर्जी मुकदमे को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद में SDM और SP को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद सतीश सिंह जो इंस्पेक्टर अकबरपुर हैं उनको हटाने की मांग को लेकर अड़े रहे और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको हटाने की मांग को लेकर अपनी मांग करते रहे। आखिरकार जब SP कानपुर देहात वहां मौके पर पहुंचे हैं, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही उनके जो मंत्री जी ने जो ज्ञापन दिया था उसको लेकर अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही। जी बिल्कुल आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कार्रवाई की बात कही है, कार्रवाई के आश्वासन के बाद मंत्री ने अपना धरना खत्म किया है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गर्मी की मार, बच्चे बीमार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे गर्मी की मार, बच्चे बीमार की। बाराबंकी जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को शहर के साई रानी लक्ष्मीबाई और ज्ञान कुंज बाल विद्या मंदिर के कुल 9 छात्र छात्राएं अचानक बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फतेहपुर क्षेत्र में भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, राजकीय इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय इसरौली के 3 बच्चों को CSC में भर्ती कराना पड़ा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर VP सिंह ने बताया कि यह डिहाइड्रेशन और गर्मी के कारण हो रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को भरपेट भोजन कराकर और पर्याप्त पानी पिलाकर ही स्कूल भेजें। साथ ही विद्यालयों में ORS की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिशु विद्या मंदिर में कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी।
आ रहे हैं, करीब के 10-11 बच्चे को भी आए हैं, जो और भी आ रहे हैं। ये मेन गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और सुबह मॉर्निंग में नाश्ता अच्छी से ना करना और मौसम में डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसकी गर्मी की वजह से ये बच्चे आ रहे हैं। पहले भी कुछ बच्चे आए थे जिसमें कुछ पहले भी आए थे, तो कुछ उन्हें जब बच्चे को डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी ज़्यादा नहीं पीते तो उन्हें घबराहट शुरू हो जाती है, तो घबराहट की वजह से आए थे पहले उससे। तो सभी बच्चे थे, अभी भी बच्चे सब स्टेबल हैं, इन्हें कोई विशेष खतरा नहीं है। अभी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, जहाँ उनका डिहाइड्रेशन सही हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे हल्द्वानी में हंगामा, बंदरों पर निशाना। खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर के बासिंदों की अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा शुरू कराया गया बंदरों की धरपकड़ अभियान के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। नगर आयुक्त ऋचा सिंह के निर्देश पर मथुरा से बुलाई गई बंदरों को पकड़ने आई विशेषज्ञों की टीम लगातार बंदरों को पकड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना कर रही है। महानगर में पहली बार अत्याधुनिक ढंग से बंदरों को पकड़ा जा रहा है। लोगों पर हमला कर घायल करने वाले 140 बंदर अब तक पकड़े भी जा चुके हैं। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि अभियान लगातार आगे जारी रहेगा। अभियान के तहत पकड़े जाने वाले बंदरों को वन विभाग के हवाले कराया जा रहा है। पकड़े गए बंदरों का बधियाकरण कराया जा रहा है, जिससे बंदरों की आबादी को बढ़ाने से रोका जा सके। शहर के बासिंदे इस अभियान की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। जहाँ जहाँ सूचना प्राप्त हुई है, सबसे पहले पॉलीशीट से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कुछ काटने वाले जो बंदर हो गए थे, बार बार लोगों को काट रहे थे, बुजुर्ग पर भी हमला किया था। उसके बाद वन विभाग से कांटेक्ट किया गया। उसके बाद हम लोगों ने एक मथुरा की कंपनी थी जिसके साथ अनुबंध किया है और बंदर पकड़ने की प्रक्रिया हल्द्वानी में प्रारंभ हुई है। विभिन्न जगहों से अब तक 140 बंदरों का रेस्क्यू किया जा चुका है और इनको वन विभाग को सुपुर्द किया जा रहा है। और किस तरीके से बंदर वगैरह जारी रहेगा सभी जो 60 वार्ड है? देखिए, जहाँ जहाँ से अब तक सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि इस समय टीम बाहर से आई हुई है, तो जो लोग इसमें सूचना दे रहे हैं तत्काल उस एरिया में टीम को भेजा जा रहा है और वो पिंजरा लगाकर अब तक जो 140 बंदर इन्होंने पकड़े हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।